हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्टडी ग्रुप। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए विज्ञान के मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, मैं विज्ञान का एक मॉडल पेपर पहले ही करवा चुकी हूँ, तो जो भी बच्चे उस मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, अच्छा तैयारी है, ठीक है, लेकिन आप कितना सही कर पाते हैं एग्ज़ाम में, कितना सही कर पाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में, उसको चेक करने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस सेट तथा मॉडल पेपर बनाना ज़रूरी है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए समय समय पे प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर लेकर आती हूँ, जिससे कि आप लोगों की पढ़ाई का पता चल जाएगा, आप लोग कितना सही कर पाते हैं, कितना नंबर लाएंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग को जो भी क्वेश्चन इसमें से पता होगा उसका आंसर आप लोग करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इसमें 48 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से आप लोग कितना सही कर पाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव में आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में कितना मार्क्स ले आएंगे, उससे आप इस मॉडल पेपर से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के मॉडल पेपर का हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला में है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य और जो तारा होते हैं तो उनके पास बहुत ऊर्जा होती है, बहुत सारी विशाल ऊर्जा होती है, तो उनके ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स, सूर्य और तारा में नाभिकीय संलयन होती है, उसी के कारण सूर्य और तारा में ऊर्जा का विशाल भंडार स्थित होता है। किसके कारण? तो नाभिकीय संलयन के कारण। नाभिकीय संलयन और किस में होता है? तो एक हाइड्रोजन बम होता है, वो नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है, और परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। तो नाभिकीय संलयन पे कौन कौन आधारित होता है? सूर्य, तारा और हाइड्रोजन बम, ये है सब है जो नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। और परमाणु बम पूछता है तो वो नाभिकीय विखंडन पे होता है। इस यहाँ पूछ रहा है सूर्य और तारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो फ्रेंड्स, दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या होता है? तो ये होता है दर्पण सूत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एक होता है लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र में फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस है दर्पण सूत्र में, लेकिन लेंस सूत्र में क्या हो जाता है? तो यहाँ माइनस हो जाता है, सिर्फ माइनस इसमें कर दीजिएगा तो वो लेंस सूत्र हो जाएगा, और प्लस में रहेगा तो दर्पण। क्वेश्चन नंबर 3 में है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में जंगल में, बी में बाजार में, सी खेतों में, और डी में कह रहा है इनमें सभी। तो फ्रेंड्स, टिंडल का प्रभाव जंगलों में देखा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जंगल में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि हम लोगों को रात में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है, तो वो किसके कारण हम लोगों को तारे टिमटिमाते हुए दिखता है? ऐसे भी पूछ सकता है कि तारे का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है? तो ये तारे जो टिमटिमाते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, या सिर्फ वायुमंडलीय अपवर्तन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो अपवर्तन ही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पे करता है? तो यहाँ पे सिद्धांत क्या हो जाएगा? तो अपवर्तन का सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में है, सम्मान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी कि नेत्र के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो रेटिना पे बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, यानी कि सौर सेल जो होता है वो सूर्य की ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है? प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा में? तो सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में है, स्विच लगाए जाते हैं। तो हम लोगों के घरों में जो स्विच होता है वो किस में लगाया जाता है? ठंडा तार में लगाया जाता है या गर्म तार में? तो फ्रेंड्स, स्विच गर्म तार में लगाया जाता है, ताकि जब हम स्विच ऑफ कर दें तो जब ऑफ किया रहे तो उसमें करंट कम आ सके या नहीं के बराबर आ सके, इसलिए स्विच को गर्म तार में लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग
होता है। तो फ्रेंड्स चुंबक दो प्रकार के होता है, एक अस्थाई चुंबक और दूसरा अस्थाई चुंबक। तो अस्थाई चुंबक को ही विद्युत चुंबक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अस्थाई चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए इस्पात के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो चूँकि अस्थाई चुंबक को ही विद्युत चुंबक कहा जाता है, इसलिए विद्युत चुंबक को बनाने के लिए भी नर्म लोहा के छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरक या विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फैराडे ने। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में है एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है सभी जगह समान मोटाई का, बी में कह रहा है सभी बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा, सी में कह रहा है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स उत्तल लेंस जो होता है देखिए इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से होता है। उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा यानी इस तरफ की अपेक्षा बीच में जो होता है वो ज़्यादा मोटा होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस। और अवतल लेंस कैसा होता है? तो बीच की अपेक्षा वो किनारों में मोटा होता है। तो उत्तल लेंस पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो फ्रेंड्स अवतल लेंस या उत्तल लेंस दोनों का आवर्धन होता है जो सेम ही होता है, वो क्या होता है? तो V/U होता है, V/U। एक दूसरे शब्दों में प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ पे V/U के रूप में ऑप्शन दिया हुआ है, V और U के रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, V/U। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। यानी कि गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो आधी होती है, यानी कि F बराबर होता है जो R/2। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2F। तो देखिए ऑप्शन ए में है R बराबर 2F, तो ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो फ्रेंड्स नेत्र का रंगीन भाग जो होता है आइरिस होता है। आइरिस को हम लोग हिंदी में परितारिका कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मैं कल जो वीडियो डाली थी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, उसमें एक क्वेश्चन मैं करवाई हूँ कि नेत्र का कौन सा जो भाग होता है वो रंगीन होता है, तो परितारिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो फ्रेंड्स मानव नेत्र किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रेटिना। रेटिना पे कैसा बनाता है? वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से छोटा भी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो फ्रेंड्स विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? तो माइकल फैराडे ने। तो विद्युत जनित्र किस पे आधारित होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो फ्रेंड्स उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स जीवाश्म ईंधन कौन कौन होता है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब होता है जो जीवाश्म ईंधन होता है। जीवाश्म ईंधन में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो इसमें कोयला ऑप्शन में दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोयला। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में है एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? यानी कि एथेनोइक अम्ल को हम लोग और दूसरा किस नाम से जानते हैं? तो एथेनोइक अम्ल को हम लोग एसेटिक अम्ल भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो फ्रेंड्स भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के 7 सुर होते हैं। कौन? तो सारे, गा, मा, प, द, नी। और एक इसमें
साइंस में क्यों पूछा गया है, तो ये संगीत के सुर पर ही न्यूलैंड्स के अष्टक नियम आधारित था, तो इसलिए इसको केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, क्योंकि न्यूलैंड का अष्टक नियम हम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना है। और न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था वो संगीत के सुर पर आधारित था, सारे गामा पद नी सा, फिर फर्स्ट वाला शब्द अंतिम में सा आ जाता है, लेकिन मेनली रूप से संगीत प्रणाली के कितने सुर होते हैं, तो 7 सुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वायुरोधी बर्तनों में जब हम लोग खाद्य पदार्थ रखते हैं तो उसमें उपचयन की गति धीमी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में ही कोई वस्तु आता है तो उसका उपचयन होता है। तो हम लोग वायुरोधी यानी कि जिसमें वायु नहीं जाए उसमें रख देंगे किसी खाद्य पदार्थों को, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, एकदम ना के बराबर होगा, तो इसलिए उपचयन की जो गति हो जाएगी वो धीमी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 में है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया हुआ है, इसमें कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो वो हमें पूछ रहा है कि ये अभिक्रिया जो कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया नहीं, यहाँ पूछ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन का ऐड होना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। देखिए सिल्वर क्लोराइड किस रंग का होता है, तो सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद रंग का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए श्वेत। क्वेश्चन नंबर 23 में है समीकरण CaCO3 इसको हिट किया जाता है तो CaO प्लस CO2 में टूट जाता है, तो कह रहा है कि यह किस प्रकार का समीकरण है। ऑप्शन ए में वियोजन, बी में संयोजन, सी में उभयगामी और डी में प्रतिस्थापन। तो क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है जो टूट रहा है, तो टूट रहा है यानी कि वियोजित हो रहा है, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा, तो किस प्रकार का अभिक्रिया या किस प्रकार का समीकरण हो जाएगा, तो वियोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 में है किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो जब हम किसी लाल तप्त आयरन यानी कि गर्म लोहे पे जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो बनता है क्या, तो आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 में है हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है, यानी कि हमारे शरीर का pH मान कितना के बीच होता है। तो हमारे शरीर का pH मान होता है जो 7 से 7.8 के बीच होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 में है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है, यानी कि बेकिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला पूछ रहा है। तो बेकिंग पाउडर को हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं, तो उसका फार्मूला क्या होता है, NaSCO3। अब फ्रेंड्स एक होता है धोने का सोडा, धोबन सोडा, उसका फार्मूला क्या होता है, तो Na2CO3 × 10H2O। तो यहाँ पे पूछ रहा है किसका फार्मूला, बेकिंग पाउडर का, खाने का सोडा का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NaSCO3, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक को हम लोग वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आयनिक यौगिक का उदाहरण कौन है, तो CaCl2, क्योंकि ये दोनों है जो अपने आयनों का आदान प्रदान करके यौगिक बना रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है जो एक आयनिक यौगिक वैद्युत संयोजक यौगिक है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए में तांबा, बी में गोल्ड यानी कि सोना, सी में जिंक और डी में पोटेशियम। तो फ्रेंड्स गोल्ड होता है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, क्योंकि गोल्ड तो हम लोग आभूषणों में प्रयोग करते हैं, अगर वो ऑक्सीजन से संयोग करता तो संयोग करके वो ऑक्साइड बना लेता और वो उसका कलर डिस्कलर हो जाता है या ख़राब हो जाता है। लेकिन ये गोल्ड जो होता है वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, इसलिए हम लोग जैसा सोना पहनते हैं वैसा क्यों वैसा ही रहता है। तो ये चारों में से कौन ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो गोल्ड। तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स शुद्ध सोना को हम लोग सोना को किस में नापते हैं, तो कैरेट में। तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 में है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड
कितना पाया जाता है, कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, कितना प्रतिशत? तो 78%। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, फिर आर्गन, हीलियम, ये सब रहता है। 1% में सब आ जाता है। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की होती है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा 0.03%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 32 में है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो फ्रेंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है उसका चिन्ह होता है COOH। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और यहाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ है CHO। तो ए होता है जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और CO कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन ग्रुप। और NH2 है तो ए अमीनो ग्रुप हो जाएगा। ए COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? तो O3 होता है। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की कितनी परमाणु होती है? तो ऑक्सीजन की 3 परमाणु होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फ्रेंड्स ओजोन कौन सा मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। समताप मंडल के हम लोग क्या कहते हैं? तो स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, इसलिए मैं बता दी हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 में है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? यानी कि क्षैतिज आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियाँ कितनी होती है? तो फ्रेंड्स आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। और वर्ग कितने होते हैं? ऊर्ध्व स्तंभ कितने होते हैं? तो 18। और क्षैतिज पंक्तियाँ कितनी होती है? 7। तो क्षैतिज पंक्तियाँ को आवर्त कहते हैं, ऊर्ध्व को कहते हैं क्या? वर्ग। तो वर्ग की संख्या होती है 18। यहाँ पे क्या आवर्त की संख्या पूछ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 35 में है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो फ्रेंड्स जब नर युग्मक अंडाणु और शुक्राणु संयोग करता है तो क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 में है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। तो ये मेंडल के प्रयोग में हुआ था, उससे एक क्वेश्चन है। तो किसी जीव का जीनी जो संरचना है वो जीनोटाइप कहलाता है या जीन प्रारूप कहलाता है। इसमें दो संरचना होती है, एक फेनोटाइप और जीनोटाइप। तो जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है या जीन प्रारूप। तो यहाँ पे जीनी संरचना पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 37 में है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो फ्रेंड्स मैदानी पारिस्थितिक तंत्र का जो प्रथम उपभोक्ता होता है वो ग्रास हॉपर होता है, और द्वितीय उपभोक्ता कौन होता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सर्प। तो सर्प हो गया तृतीय उपभोक्ता। जो उत्पाद को खाता है, यानी कि पेड़ पौधा को खाता है, वो कहलाता है प्रथम उपभोक्ता। तो ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डा सब जो खाता है, घास फूस को खाता है, तो ये प्रथम उपभोक्ता हो गया। ग्रास हॉपर को कौन खा जाता है? मेढक। तो मेढक हो गया द्वितीय उपभोक्ता। और मेढक को कौन खा जाता है? सर्प। तो सर्प हो गया तृतीय उपभोक्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 में है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो फ्रेंड्स रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और ज़्यादातर ये महिलाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 39 में है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? यानी कवक अपना पोषण कैसे करता है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी पोषण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 में है ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है? तो फ्रेंड्स ऑक्सिन एक हार्मोन है, और कैसा हार्मोन है? तो पादप हार्मोन है, पेड़ पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 में है मानव में डायलिसिस थैली है। तो फ्रेंड्स मानव में डायलिसिस थैली होता है जो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन को क्या कहते हैं? तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 में है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो फ्रेंड्स भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उपचयन। क्वेश्चन नंबर 43 में है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। तो फ्रेंड्स नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन में निषेचन नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 में है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में सरसों, बी में गुलहड़, सी में पपीता और डी में है मटर। तो फ्रेंड्स
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पपीता। पपीता जो होता है वो एक लिंगी पादप होता है, और तरबूज भी होता है, वो भी एक लिंगी पादप होता है। क्वेश्चन नंबर 45 में है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो फ्रेंड्स, मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है वो इष्ट में होता है। इष्ट में कैसे होता है प्रजनन? मुकुलन द्वारा। और अमीबा में कैसे होता है? तो विखंडन के द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 46 में है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, जिसे मादा एनोफिलिस मच्छर भी कहते हैं, किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है जो गंदा जल में उत्पन्न होता है, यानी कि मादा एनोफिलिस मच्छर कैसा जल में पनपता है? तो गंदा जल में। और एक होता है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में यही है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में पनपता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, इस तरह के जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, पहले अच्छा से देखिएगा कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर क्वेश्चन में है या डेंगू उत्पन्न करने वाला है। तो जब मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर रहेगा तो वो गंदा जल में पनपता है, और डेंगू उत्पन्न करने वाला जल पूछेगा तो वो साफ जल में पनपता है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है ओजोन परत पाई जाती है, यानी कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट प्रश्न। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितना सही कर पाए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और थोड़ा सा भी लगा कि हम लोग इससे कुछ सीखे हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा।